नमस्कार। आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, साथ ही अब कल के लिए क्या रखनी है आपको खास स्ट्रैटेजी। कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे करेंगे बातचीत। साथ ही हमारे साथ शो में खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी भी जुड़ेंगे, उनसे भी करेंगे बातचीत और पूरी रिसर्च टीम से जानेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल। सबसे पहले बाजार का आज का कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा दिन भर उतार चढ़ाव के बीच बाजार हुए सपाट बंद। सेंसेक्स और निफ्टी ने इंट्रा डे में नया रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि रिकॉर्ड स्वरूप पर मुनाफा वसूली के बावजूद निफ्टी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक दिन की ऊंचाई से 325 अंक फिसला और 35,600 के नीचे बंद हुआ। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या डेटा आज सामने आया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 1072 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 151 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं, बाजार में सेंसेक्स निफ्टी ने इंट्राडे में नया रिकॉर्ड बनाया, तो क्या खास रहा आज के कारोबार में। भारतीय बाजारों के लिए आज भी एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। जी हां, कल के सेशन में जहां निफ्टी और सेंसेक्स ने क्लोजिंग बेसिस पर नए रिकॉर्ड बनाए, वैसे ही आज भी रिकॉर्ड बनने का सिलसिला बना। आज हुआ ये कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने दिन के दौरान भी अपने नए रिकॉर्ड बनाए। 15,701 के पिछले लाइफ हाई को निफ्टी ने पार किया 10-12 अंकों की मजबूती के साथ, और उसके बाद सेंसेक्स भी लगभग 56,200 के आसपास पहुंचकर दिन के दौरान रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखा। बस उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के चलते सेंसेक्स हल्के लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन निफ्टी ने 16,634 का लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पर भी बनाया। तो उस लिहाज से आज फिर से रिकॉर्ड बनने का दिन था। निफ्टी लगातार मजबूत है और बैंक निफ्टी ने कल जो जोरदार चमक दिखाने की कोशिश की वो आज फीकी पड़ती दिखी। 35,900 के पार निकलकर टिकने में बैंक निफ्टी को मुश्किल हुई और फाइनली वहां से एक करेक्शन और 35,500 के आसपास आता हुआ दिखा। इसे क्लोजिंग बेसिस को होल्ड कर पाया बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी पर थोड़ा दबाव दिखा, लेकिन आज के सेशन के सबसे बढ़िया बात यह थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त एक्शन फिर से लौटता हुआ दिखा है। आज भी वहां पर भरपूर खरीदारी होती नजर आई और कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ऐसे थे जहां एक्शन पूरा था। तो आज की रिकॉर्ड हाईज और नए लाइफ हाई बनने की वजह क्या रही। पहला, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती। कल अमेरिका में फिर से नैस्डैक और एसएनपी ने नए रिकॉर्ड बनाए, उससे जोश आता दिखा। डाउ फ्यूचर सुस्त है, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा कमज़ोर, और वहाँ से भी कंफर्ट था। दूसरा, एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में ना सही फ्यूचर्स में दमदार खरीदारी होती दिखी है और घरेलू फंड्स की तरफ से कैश मार्केट में तगड़ी खरीदारी, तो बाजार को हर एक लेवल पर सपोर्ट आता हुआ दिखा। तीसरा, वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी है कल, उससे पहले हर एक लोअर लेवल पर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी का सपोर्ट आता हुआ दिखा है। चौथा, जब बाजार लाइफ टाइम हाई पर बंद हो तो तकनीकी तौर पर तो मजबूत है ही, और ऐसे में दिन के दौरान किसी भी तरह की कमजोरी का फायदा ट्रेडर्स खरीदारी में लगाते हुए नजर आए। इन सारे ट्रिगर्स के चलते हुए भारतीय बाजारों में एक और बेहतरीन बढ़िया एक्शन देखने को मिला। भले ही आपको क्लोजिंग बेसिस पर ज़्यादा मज़ा ना आ रहा हो, लग रहा हो कि ये तो बड़ी सुस्त सी क्लोजिंग है, लेकिन दिन भर एक्शन भरपूर रहा है इंडेक्स में भी, और कैश स्टॉक्स में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो जबरदस्त रौनक लौटती हुई नजर आई है। तो कल मंथली वायदा एक्सपायरी पर खास स्ट्रैटेजी समझेंगे, बाजार के लिए अहम संकेत भी जानेंगे अनिल जी से। उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी जान लेते हैं। कुशल गुप्ता का रुख कर लेते हैं। कुशल, आज बाजार के कारोबार में कहां मजबूती थी और कहां पर नजर आई सुस्ती। जी, तो मिड वीक सेशन था और बाजारों में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट सी क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। जिस तरह से ऊपरी स्तरों से गिरावट आई थी, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग अभी देखने को मिली है हमें। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो निफ्टी में चढ़ने वाले जो शेयर्स थे, वहां पर जो कंट्रीब्यूटर्स थे उसमें अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ, साथ ही ओएनजीसी जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, वहां पर अच्छा रुझान आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। पर दूसरी तरफ गिरने वाले शेयरों की बात करें तो बजाज फिनसर्व, टाइटन, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स पर दबाव हमें देखने को मिला। जहां तक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात कर रहा था मैं, वहां पर जीआईसी 15% का दमदार उछाल यहां पर आता हुआ दिखा रहा आखिरी आधे पौने घंटे में। साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस सुबह से ही तेजी में रहा। एचपीसीएल, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छा रुझान बनता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप सेक्टर के लिए आज भी एक और बढ़िया दिन था, जहां पर डेल्टा कॉर्प 6-6.5% की तेजी थी। साथ ही अवंती फीड्स, केसी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहे। इनफैक्ट सोया केक के इंपोर्ट पर जो सरकार की नोटिफिकेशन आई थी, जो हमने आपको बताया था, उसके बाद आप देखिए
देखिए पोल्ट्री स्टॉक्स में दमदार उछाल आज के सत्र में बना, जहां पर वेंकीज इंडिया 13-14% की तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी। साथ ही एसकेएम एग प्रोडक्ट्स भी 8-9% आज के सत्र में चढ़ता हुआ नजर आया। साथ ही शिपिंग स्टॉक्स ये भी फोकस में थे, दमदार तेजी यहां पर भी रही, जहां पर जी शिपिंग, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स में शानदार बढ़त के साथ आज क्लोजिंग होती हुई नजर आई। और अंत में रियलिटी स्पेस की बात करें तो यहां पर गिरावट आज भी सत्र में रहा, जहां पर आईबी रियल एस्टेट, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स 3 से 4% तक इंट्राडे मूवमेंट में लुढ़कते हुए नजर आए। और देखें अगर आप जी के हिट कॉल्स भी, तो एमएमटीसी आपको सुमित जी ने रेकमेंड किया था, 5-6% की तेजी यहां पर थी। एचडीएफसी लाइफ भी जय के रेडार पर था और डेल्टा कॉर्प आशु जी ने भी आपको रेकमेंड किया था। तो डेफिनेटली बाजार का जो मूड माहौल है स्मॉल कैप स्पेस में काफी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो सरकारी कंपनियां हैं वहां पर वापस से खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है और पॉकेट स्पेसिफिक आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। तो देखना होगा कि कल के सत्र में जहां पर मंथली एक्सपायरी होगी वहां पर किस तरह का एक्शन जो है हमें बाजारों में देखने को मिलता है। अब सिद्धार्थ सिडानी का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। तो बाजार में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, कहां पर इस वक्त आप फोकस करने की सलाह देंगे इस माहौल में? साथ ही कल के लिए इंट्राडे पिक आपसे समझना चाहेंगे और हफ्ते भर का पोजिशनल व्यू नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? बिल्कुल, बाजार का रुझान जिस हिसाब से मिड कैप में एक गिरावट देखने मिली हमें, उसके बाद अब बाजार संभलते हुए दिख रहा है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम अभी भी पॉजिटिव है बाजार पे। अगर निफ्टी की एक साल का टारगेट की बात करें तो हम देख रहे हैं 18,200 पे बाजार, निफ्टी 18,100, और बहुत मजबूती से आपको सिर्फ करना एक ही है काम, वो है क्वालिटी के साथ स्टिक रहना है। अच्छी कंपनियों को अगर आप चुन के रखें, अगर वो 5% नीचे जाते हैं, 10% नीचे जाते हैं, एवरेज करे और बने रहे, ये बाजार आपको रिटर्न जरूर देके जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कल के स्टॉक की बात करें, ये आपको खुश कर देने वाला स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड। खुश कर देने वाला स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड, स्टॉप लॉस रखे 1400 रुपीज का और टारगेट रखे 1465 का। हैप्पीएस्ट माइंड हमें बहुत बेहतरीन लग रहा है टेक्निकल सेटअप के हिसाब से। ओके, तो हैप्पीएस्ट माइंड में इंट्राडे खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ की। और हफ्ते भर का पोजिशनल व्यू कहां पर? हफ्ते भर का अगर पोजिशनल व्यू तो मैं जनरली 1-2 महीने का रखता हूं, और पोजिशनल व्यू के हिसाब से मैं मानता हूं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और ट्रांसमिशन कंपनियां बहुत सटीक है यहाँ पे, जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। और इसमें से वन ऑफ द फेवरेट ऑफ माइन केईसी इंटरनेशनल पे आपको ध्यान देना चाहिए। टीएनडी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो है ही, नॉन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग होते जा रहा है, जैसे कि रेलवेज के कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगी ये कंपनी, मजबूत है। टीएनडी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, और नॉन टीएनडी में देखा जाए तो अभी ऑर्डर्स भी बढ़ के आ रहे हैं, मार्जिन्स भी बेहतर होते दिख रहे हैं केईसी इंटरनेशनल के, और टारगेट होगा 462 का। पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बेहतरीन कंपनी। ओके, तो थोड़ा लंबा नजरिया है तो केईसी इंटरनेशनल आपके लिए एक अच्छी खरीदारी का स्टॉक हो सकता है। सिद्धार्थ से बातचीत हम जारी रखेंगे, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव खबर भी आपको दे दें, और ये खबर हमारे सहयोगी चेतन भूटानी हम तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल सरकार एविएशन सेक्टर में बड़ी रिफॉर्म की योजना बना रही है। अब ये प्लान किस तरीके का है, कैसे एविएशन सेक्टर इससे उड़ान भर सकता है, समझते हैं। चेतन से बताइए, क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि एविएशन सेक्टर के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल के आ सकती है सरकार द्वारा। पहली खबर जो इनफैक्ट जी बिजनेस एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट भी करा, जिसके ऊपर वो ये है कि जो प्राइस कैप है जो भारत सरकार ने कोविड के टाइम पे लगाया था एयरफेयर्स के ऊपर, उसको हटाने की अब बातचीत बहुत तेज हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि एयरलाइंस को पूरी फ्रीडम मिल जाएगी कि हर सेक्टर के ऊपर जो प्राइस कैप लगाया गया, जैसे दिल्ली टू मुंबई कुछ एयर कैप है, दिल्ली टू हैदराबाद कुछ प्राइस कैप है, हैदराबाद से मुंबई तक का कुछ फेयर कैप है, उसको हटाने की बात यह है। जिसका मतलब ये है कि एविएशन कंपनीज को अपने हिसाब से एयरफेयर डिसाइड करने का हिसाब किताब मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी खबर रहेगी एविएशन इंडस्ट्री के लिए। और उसके बाद दूसरी बड़ी खबर जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं, इनफैक्ट ये भी डिस्कशन हो चुका है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ये हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं, उनके साथ और एयरलाइंस वालों के साथ। उसमें ये भी निकल के आया है कि किस तरीके से जो फ्लाइट की कैपेसिटी जिस तरीके से अभी 85% तक की एविएशन इंडस्ट्री ने डिमांड करी है कि कर दी जाए,
उसको पूरा करने की बातचीत अब करी जा रही है। इनफैक्ट हम आने वाले समय में देख सकते हैं कि 85% फ्लाइट कैपेसिटी का अनाउंसमेंट भी एविएशन मिनिस्ट्री करेगी। तो दो ये महत्वपूर्ण खबरों की वजह से हम देख सकते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो सकती है और बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा भारत सरकार का, क्योंकि जब से कोविड पैंडेमिक आया है तब से एविएशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है, लेकिन आने वाले समय में एविएशन सेक्टर के लिए भी नॉर्मलसी आने की कगार पे है। बिल्कुल सिद्धार्थ, एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस हमारे सहयोगी दे रहे हैं। एविएशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म की तैयारी सरकार कर रही है, तो यहां पर एविएशन स्पेस से खास तौर पर आपकी कोई पसंद जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए स्वाति, एविएशन स्पेस मैं नहीं मानता हूं कि एक ऐसा पोर्टफोलियो स्टॉक का स्पेस है। इसको आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आंकना पड़ेगा, चाहे वो इंडिगो हो या स्पाइसजेट हो। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से खबर जो बता रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है कंपनियों के लिए, बट मैं अभी भी कहूंगा कि इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से आप आके रादर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इसमें मेरी कोई पर्टिकुलर स्टॉक की राय नहीं है। एक चीज जरूर दर्शकों को बोल दूं कि लॉन्ग टर्म में इसीलिए पैसा नहीं बनता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो एविएशन कंपनियों में किसी का पैसा बना नहीं है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव अपनाएं एविएशन स्टॉक्स। तो एविएशन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। वहीं रेलवे एसेट मोनेटाइजेशन के लिए सरकार का पूरा खाका जो है वो तैयार हो चुका है। चेतन, आपके पास हम फिर से आ रहे हैं, आपके पास एक और एक्सक्लूसिव जानकारी है इस बार एसेट मोनेटाइजेशन से जुड़ी हुई। जी बिल्कुल, अगर आपको याद हो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अभी 1 या 2 दिन पहले एसेट मोनेटाइजेशन रोड मैप का एक पूरा रोड मैप निकाला था, जिसके चलते सारे सेक्रेटरीज के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस गाइड बुक की एक्सक्लूसिव डिटेल्स अब हमारे पास आ चुकी हैं, जिसका मतलब ये है रेलवे सेक्टर में कुल मिला के 1,52,000 करोड़ रुपए का एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम भारत सरकार ने प्लान किया है, जो कि काफी अच्छी खबर है आईआरसीटीसी और इरकॉन जैसी कंपनीज के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूसली रेलवेज के साथ काम करके अपने आप को ग्रो करती हैं। लेकिन मैं थोड़ी फाइनल डिटेल्स बताऊं, कुल मिलाकर 440 ऐसे स्टेशन है जो भारत सरकार ने आइडेंटिफाई करे हैं एसेट मोनेटाइजेशन करने के लिए। इस साल जो है 44 रेलवे स्टेशन मोनेटाइज किए जाएंगे और 120 की 3 ट्रांचेस में अगले 3 सालों में रेलवे स्टेशंस को मोनेटाइज करने का प्रोग्राम भारत सरकार बना रही है। अगर किलोमीटर्स की बात करें तो 14 से 1800 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को एसेट को मोनेटाइज करने का भारत सरकार का प्रोग्राम है। कुल मिलाकर 95 to 100 ट्रेन को एसेट का मोनेटाइज करने का प्रोग्राम है भारत सरकार का, और 265 ऐसे शेड हैं जहाँ पे ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर के फैसिलिटीज जो होती हैं उसको भी इनफैक्ट भारत सरकार मोनेटाइज करना चाहती है। तो 265 जो ऐसे शेड हैं, वर्किंग शेड जो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे कोने कोने पे हैं जहाँ पे ये सब काम होते हैं, उसको मोनेटाइज करने का प्रोग्राम भारत सरकार बना रही है। अभी किस तरीके से होगा, इंडियन रेलवेज का एक जॉइंट वेंचर है इरकॉन के साथ, जिसमें पूरा ऐसी स्कीम मोनेटाइजेशन की बनाई जा चुकी है, उसका रोड मैप भी सेट किया जा चुका है। तो उस जेवी के चलते उसका एसेट का मोनेटाइजेशन का प्रोग्राम भारत सरकार का, तो डेफिनेटली आने वाले 3 से 4 सालों में हम देख सकते हैं कि इरकॉन, आईआरसीटीसी जैसे कंपनियों को बहुत फायदा मिलेगा एसेट मोनेटाइजेशन से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है इसमें कि ये सब जो एसेट्स हैं ये भारत सरकार के ही रहेंगे हमेशा, कभी बाहर नहीं बेचे जाएंगे हमेशा के लिए। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी खबर रेलवे सेक्टर के लिए आते हुए अब आते आते देखना पड़ेगा कि किस तरीके से भारत सरकार इफेक्टिवली उसको मोनेटाइज कर पाती है। शुक्रिया चेतन एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। वहीं एक्शन तो शिपिंग स्पेस में भी है, जोरदार उछाल देखा गया। 11 साल की ऊंचाई पर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स वो भी पहुंचा है और अदानी पोर्ट 4% उछलकर निफ्टी का टॉप गेनर भी बना। देवांशी जरा बताएं, शिपिंग कंपनियों में क्या खास चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, आप देखिए आज की ट्रेडिंग सेशन में जितनी भी शिपिंग कंपनीज हैं उसमें एक बड़ा उछाल देखने मिला है। जी शिपिंग, श्रेयस शिपिंग, इन सब में 5% से लेकर 12% तक के उछाल के साथ आज कारोबार देखने मिला। अब इसकी कई सारी वजह हैं। सबसे पहले तो जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है वो 11 साल की ऊंचाई पर है, इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया भर में जो जहाज़ों की मांग है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और इसी के चलते जितनी भी शिपिंग कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड वो अपने रेट्स को बढ़ा रही हैं और तब भी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। मैं आपको सबसे पहले बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पर बता दूं कि 11 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। जून 2010 के बाद बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 4000 के भी पार पहुंचा है। साथ ही आप देखिए जो कमोडिटीज में रिबाउंड होता हुआ दिखा है, इसका फायदा मिला है पोर्ट्स को। चीन में जो बाढ़ आती हुई दिखी थी, इसके बाद लगातार दिक्कतें बढ़ती हुई दिखी हैं पोर्ट्स पर, लंबी लाइन बन रही है और जहाज वहां से नहीं निकल रहे हैं और इसी के चलते जो जहाज़ों की डिमांड है वो काफ़ी बड़ी है। दूसरी बड़ी वजह जो चाइना से इम्पोर्ट्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखे थे।
दुनिया भर में जो ट्रेड एक्सपोर्ट्स है वो बढ़े हैं, इसका फायदा शिपिंग कंपनीज को मिलता हुआ दिखा है। तो मांग लगातार बढ़ती हुई दिखी है, कमोडिटीज की जो मांग है वो बढ़ी है। और आप देखिए अगर ट्रेंड की बात करें, प्राइस ट्रेंड की, तो उसमें एक बड़ा उछाल देखने मिला है। घरेलू कंपनीज की अगर बात करते हैं तो आप देखिए प्राइस में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। भारत में पिछले 6 महीने में जो प्राइसेस हैं वो लगभग डबल होते हुए दिखे हैं। अगस्त 1 से लेके अब तक अगर आप देखें तो जो प्राइसेस हैं वो प्री कोविड टाइम से करीब 3 से 5 गुने तक बढ़ते हुए दिखे हैं। इसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं हर 7 से 10 दिनों में जो प्राइसेस हैं उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी एनालिस्ट हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखे हैं और साथ ही अनलॉकिंग होती हुई दिखेगी, तो इसका फ़ायदा शिपिंग कंपनीज को सबसे ज़्यादा मिलता हुआ दिखेगा। और आने वाले 6 महीने तक जो प्राइसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने नहीं मिलेगी। इनफैक्ट जो प्राइसेस हैं और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और इसी के चलते फंडामेंटली काफ़ी बुलिश हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, साथ ही जीई शिपिंग और शेयर शिपिंग जैसी कंपनीज हैं जिसमें लगातार गेन्स बनते हुए दिख सकते हैं। शुक्रिया देवांशी। सिद्धार्थ, एक तो रेलवे स्पेस और दूसरा शिपिंग स्पेस, यहां पर दोनों ही जगह पॉजिटिव खबरें और शेयरों में भी जोरदार उछाल। कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से? बिल्कुल स्वाति, और मैं मानता हूं कि ये जो रेलवे की खबर है एसेट मोनेटाइजेशन की, ये बहुत बड़ी खबर है। उसके मायनों में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू ला सकते हैं सरकारी कंपनियों के लिए, रेलवे बेस्ड कंपनियों के लिए। तो ये स्टैगर्ड मैनर का पूरा प्लान है, ये रोड मैप है, 1 साल का नहीं किंतु 3-4 साल का रोड मैप है। इसमें पॉजिटिव बहुत सारी कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां लाइक राइट्स जो है, जो सरकार की कंपनी, वो बहुत पॉजिटिव हो सकती है। आईआरसीटीसी को बहुत फायदा हो सकता है यहाँ पे आने वाले समय में। तो ये हो गया रेलवे का पार्ट। दूसरा, अगर शिपिंग स्पेस की बात करें तो एक्सपोर्ट्स जिस हिसाब से भारत के बढ़ रहे हैं, करीबन 40-50% से ग्रोथ देखा जा रहा है। और वर्ल्ड वाइड जो रीसेट हुआ है बटन ट्रेड का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, जिसके कारण पूरा डायरेक्ट इंपैक्ट बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में दिख रहा है और मैं मानता हूं आने वाले समय में भी दिखेगा। इसमें पर्टिकुलर कोई स्टॉक की सलाह तो नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ, कंपनीज लाइक टीसीआई एक्सप्रेस इत्यादि जो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टेशन वैगन्स वगैरह में रहते हैं, कंटेनर्स में, इनको फायदा जरूर मिलेगा। बाजार में क्या रखनी है आपको कल के लिए तैयारी और अहम संकेत बाजार के लिए, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त कारोबार करते हुए दिख रहे थे, मुश्किल से 5-10 पॉइंट ऊपर, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी। तो देखते हैं अमेरिकी बाजारों में किस तरह का एक्शन होता है। लेकिन उसके अलावा सुबह हम डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखेंगे। शुरुआत हमारी ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के साथ होने की तैयारी में है। करेक्ट। अब जो सपोर्ट है निफ्टी पर तुरंत 16,450 16,500 का निकल कर आएगा। हालांकि 16,600 के भी बाजार तोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन सपोर्ट रेंज थोड़ी सी दूर है। कल मंथली एक्सपायरी का दिन भी है, तो 16,450 16,500 को मजबूत सपोर्ट मानकर चलें, बशर्ते कि 16,600 के नीचे बाजार ट्रेड करे। ऊपर 16,700 725 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। इसके पार निकलने के बाद 16,800 तक की राह खुलती हुई दिखेगी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी 35,500 से थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है। नीचे की तरफ 34,000 34,200 की रेंज में सपोर्ट है, ऊपर 35,800 36,000 की रेंज में रुकावट। निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी हल्का कमजोर। ये आपके लिए इंडेक्स पर ट्रेड है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन कल भी भरपूर रहेगा। ढेर सारे स्टॉक्स आपको अगली सीरीज से, सितंबर सीरीज से वायदा कारोबार में शामिल होते हुए नजर आएंगे। वहां पर भी एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। कल के सेशन में वायदा कारोबार में आने के एक दिन पहले ही कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन शुरू हो जाता है। तो फिर से कल एक बड़े एक्शन वाला दिन होगा, उसके लिए हो जाइए तैयार और उम्मीद करें कि बाजार आपको ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ दे सकता है। ग्लोबल मार्केट से शुरुआत, फिर अपने दम पर भारतीय बाजारों का ट्रेड, ये रहेगी कल की कहानी। आइए कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जान लेते हैं कल का ऑप्शन में। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है हमारे साथ। चंदन जी, स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? जी नमस्कार। देखिए, आज निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया। पुराने जो लाइफ टाइम हाई है 16,701, उनको निकाल के 16,712 तक के हाई बनाए। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म था, बट सेलेक्टिव काउंटर स्पेसिफिक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 2 ट्रेड यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। पहला रहेगा एस्कॉर्ट्स का। आप देखोगे एस्कॉर्ट्स में लगातार 3 दिनों से अच्छी खासी खरीदारी है और डेली और वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है।
और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट और रोल ओवर के डेटा इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। तो एस्कॉर्ट्स का सितंबर का 1400 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 47 के आसपास ये बंद हुआ है, 37 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। और हमारा मानना है कि एस्कॉर्ट्स का ये 1400 का कॉल ऊपर में 67 रुपीज तक जा सकता है। दूसरा ट्रेड यहाँ पे कंजम्पशन और एफएमसीजी थीम से रहेगा। आप देखोगे एचयूएल में काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है, और अभी जो डेटा बना है उस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर के साथ में नए मोमेंटम बनेंगे। स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और रोल्स भी यहाँ पे पोजीशन हो रहे हैं, डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी अच्छे है। तो सितंबर का 2700 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ये कॉल भी 47 रुपए पे बंद हुआ है, 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। और हमारा मानना है कि यहाँ पे लगभग 70 से 72 रुपए तक के अपसाइड आपको देखने को मिलने चाहिए। शुक्रिया चंदन जी, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपने बताई। सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहे हैं, आपने इंट्राडे और थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया बताया स्टॉक्स में, कोई मिड टर्म व्यू आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये पावर अप चार्ज अप कर देगा सभी को, और ये जो स्टॉक है वो है टाटा पावर। टाटा पावर पे हमारी खरीदारी की राय है। जिस हिसाब से स्टॉक में एक रुझान बना है, मैं मानता हूं कि इसका टारगेट होना चाहिए 186 का। इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम पे आप इसको प्ले करें। क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम? क्योंकि टाटा पावर चार्जिंग स्टेशंस का सेटअप करने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और आप सब जानते हैं कि टाटा मोटर तो बहुत अग्रेसिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। टाटा पावर ने एचपीसीएल के साथ भी करार किया है टू सेटअप चार्जिंग स्टेशंस 18,000 पेट्रोल पंप पे। टाटा पावर में हमारी खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 186 का। तो थोड़ा मध्यम अवधि का नजरिया है, तो टाटा पावर में खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आज आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। तो आज के शो में बस इतना ही।